हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाओं को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते की जो टॉप न्यूज है वो संबंधित है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से। एक्स्ट्रा क्रोमो ऐसा हुआ है कि नेचर पत्रिका, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है, जिस साइंस जर्नल है जिसके अंदर बहुत सारे विज्ञान से जुड़े हुए लेख छपते हैं, उसके अंदर एक स्टडी आई है, एक अध्ययन किया गया है और उस अध्ययन से बात यह पता चली है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिम्मेदार होता है बहुत सारे कैंसर के लिए। कैंसर होने का जिम्मेदार हमारे शरीर में वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है बच्चों, उसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करें, जैसा कि मैं आपको ये बात पता है, लेकिन एक बार मैं बता दूं कि हमारा शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक के अंदर बच्चों पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम है जो हमारे केंद्रक में पाया जाता है, ये बना होता है डीएनए से। ठीक है, इससे बना होता है डीएनए से। ठीक है, और डीएनए क्या होता है? हमारे शरीर का जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको डिसाइड करने का काम डीएनए का होता है। और ये डीएनए कहां पाया जाता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम में पाया जाता है। गुणसूत्र कहां पाया जाता है? हमारे कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, अब ये मुख्यतः जो गुणसूत्र डीएनए होते हैं वो हमारे गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए है वो कुछ और जगहों पर भी पाया जाता है। जैसे कि अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक यहां पर भी पाया गया। इसके अलावा अगर जंतु कोशिका नहीं है, अगर पादप कोशिका है, पौधे वाली कोशिका है, तो उसके क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उसके क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब कि जंतु कोशिका के अंदर या तो केंद्रक के अंदर मौजूद क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए पाया जाएगा, या फिर उसके माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा। और पादप कोशिका में एक और जगह पाया जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वहां पर भी डीएनए पाया जाता है। इतनी बात हमें पता थी, लेकिन अभी एक ऐसे डीएनए का हमें पता चला है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, जो डीएनए सर्कुलर टाइप का होता है। वैसे तो डीएनए कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स इस तरीके का डीएनए स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक डीएनए ऐसा होता है जो कि सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है, यानी ऐसे गोला आकार का डीएनए होता है। और ये जो सर्कुलर डीएनए है, इसे ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से जाना जा रहा है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो सर्कुलर डीएनए है, कभी कभी हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है फ्री स्टेट में, और कभी कभी यह हमारी जंतु कोशिका के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म होता है, इसमें पाया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और ये कभी कभी हमारे केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में या केंद्रक के बाहर फ्री स्टेट में ऐसे तैरता हुआ पाया जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, इस तरीके का शेप आप देखने को मिलेगा आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके अंदर ऐसे जीन, यानी छोटे छोटे डीएनए के ऐसे फ्रेगमेंट, डीएनए के छोटे छोटे ऐसे भाग जिन्हें हम लोग जीन कहते हैं, कुछ ऐसे जीन, यानी कि इस डीएनए के छोटे छोटे भाग, ये जो डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसके छोटे छोटे भाग जिन्हें हम लोग जीन कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि कैंसर को डेवलप करते हैं। जो कैसे क्या डेवलप करते हैं? कैंसर को डेवलप करते हैं। तो अभी जो शोध हुआ है, उस शोध के हिसाब से जो मनुष्यों के अंदर या जंतुओं के अंदर जो कैंसर पाया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। यही बात इस हफ्ते चर्चा में रही है, काफी जगहों पर यह चर्चा में रही कि हमें कैंसर के होने का एक बहुत बड़ा कारण हमें
पता हो पाया, ठीक है, हमें पता हो पाया। तो ये सारी चीजें यहां पर छपी हुई कि ई डायनेमिक नामक टीम द्वारा नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्रों में यह पता लगाया गया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का निर्माण किस प्रकार होता है और कैंसर तथा दवा प्रतिरोध की प्रगति में किस प्रकार योगदान देता है, ठीक है, देता है। अब इसके लिए क्या किया गया, लगभग 1,00,000 जीनोम परियोजना यानी कि लगभग 15,000 कैंसर रोगियों के नमूनों को लिया गया और जब 15,000 कैंसर पेशेंट जिनको थे, जिनको मतलब ये बीमारी हुई थी, ऐसे लोगों के नमूनों को लिया गया यानी उनकी कोशिकाओं को लिया गया और फिर उन कोशिकाओं का जब परीक्षण किया गया तो पता ये चला कि उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंसर रोगी थे जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में ऐसे जीन डेवलप हो चुके थे जो कैंसर के कॉज होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो नमूने लिए गए थे उसमें 29 अलग अलग प्रकार के कैंसर पेशेंट थे, यानी जो 15,000 कैंसर रोगी थे उनमें 39 अलग अलग प्रकार के कैंसर से पीड़ित जो है रोगियों का सैंपल लिया गया था। तो काफी मतलब ये बड़ी परियोजना थी जिसकी मदद से इस बात का पता लगाया गया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होते हैं वो कैंसर के एक बहुत बड़े कारण माने जा सकते हैं और उन्हें अब क्योंकि हमें कॉज का पता चल गया तो मतलब इसका कारण पता चल गया तो अब इसके बारे में कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की वजह से जो कैंसर होते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर जो मौजूद जो जीन है उनकी वजह से जो कैंसर होते हैं, जब हमें कॉज पता चल गया तो अब इसके इलाज के बारे में भी अब रिसर्च हो सकेगा, अनुसंधान हो सकेगा और हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद इसका जो है वो इलाज ढूंढा भी जा सके। तो हो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस हफ्ते ये क्यों चर्चा में रहा। दूसरी जो चीज यहां पर चर्चा में रही वो सुबाबुल है। सुबाबुल एक प्रकार का पौधा होता है बच्चों और ये जो सुबाबुल नाम का पौधा होता है, ठीक है, सुबाबुल नाम का पौधा होता है, ये सुबाबुल नाम का पौधा आप लोगों ने जंगलों में देखा होगा, इस तरीके का होता है। इसे कभी कभी हम लोग इसका जो नाम होता है वो आप लोग इसे कहा जाता है कि फॉरेस्ट टैमरिन यानी कि कह सकते हैं जंगल की इमली भी बोलते हैं इसे। तो इस तरीके का पौधा होता है सुबाबुल, जंगल की इमली भी इसे कहा जाता है। तो CBLI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गुवाहाटी में मौजूद है, उसने यह बताया है कि सुबाबुल के पौधे के अंदर ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी में मदद कर सकते हैं, डायबिटीज के रोगियों को, मधुमेह के रोगियों को मदद कर सकते हैं, यानी कि उनको इस बीमारी के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा सकते हैं, उनके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसे मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं, इनके अंदर जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं इस पौधे के अंदर। और साथ ही साथ जिन पेशेंट के अंदर जो है वो डायबिटीज जो है बहुत सीवियर हो गई है, यानी उनके अंदर वो इंसुलिन लेने से भी उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, उनको भी ये मददगार ये पौधा साबित हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं सुबाबुल के अंदर वो उसके अंदर बेहतरीन औषधि गुण पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज से लड़ सकता है। देखिए, और मधुमेह, अब इसमें किस रोगियों के बारे में कहा गया है? टाइप 2 मधुमेह रोगियों के बारे में कहा गया है। देखिए, दो तरीके की डायबिटीज होती हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसको भी समझ लीजिए, और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो पूरी तरीके से ज्यादातर ये कम उम्र से ही हो जाती है ज्यादातर, और ये पूरी इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो पेंक्रियास होता है, जो अग्नाशय होता है, उसकी ज्यादातर बीटा कोशिकाएं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं वो पूरी तरीके से मर जाती हैं, पूरी तरीके से डेड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज में हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जिन रोगियों को टाइप 1 डायबिटीज होती है, ऐसे मरीजों के अंदर क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, तो ऐसे जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। उनको दवाओं से या फिर कह सकते हैं कि परहेज से या खान पान को सुधारने से काम नहीं चलेगा, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो बचपन से बीमार हो, चाहे वो बड़े होने पर बीमार हो, उनको इंसुलिन के बिना काम उनके जीवन में नहीं चल सकता। इसी वजह से टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, यानी इंसुलिन पर डिपेंड रहने वाली डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो अक्सर ज्यादातर लोगों को होती है, एक
में पहुंचने के बाद होती है, जो हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे जो है वो बड़े बूढ़ों को होती है, वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। ज्यादातर केस में टाइप 2 डायबिटीज होती है। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये क्या होता है, इसमें जो है बीटा सेल पूरी तरीके से डैमेज नहीं होती है, बीटा सेल्स का नंबर कम हो जाता है उम्र की वजह से, हमारे खान पान की वजह से बीटा सेल का नंबर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो निकलना बिल्कुल भी बंद नहीं होता, बल्कि उस इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो बीटा सेल्स कम हो जाती है, बीटा सेल कम होने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जब इंसुलिन, अब ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट के अंदर कितना इंसुलिन कम हुआ है। अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा कम हुआ है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत इंसुलिन कम हुआ है तो दवाओं से काम चल जाएगा। बहुत कम मतलब इंसुलिन जो है वो निकल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अब उसमें दिक्कत आना शुरू हो गई है बीटा सेल के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में खान पान को सुधारने से भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो टाइप 2 डायबिटीज पूरी तरीके से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज नहीं है, इसमें खान पान के सुधार, दवाओं या जरूरत पड़ने पर इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादातर उम्र दराज के लोगों को होती है। आजकल जो ज्यादातर आप डायबिटीज देख रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें सुबाबुल का जो पौधा है उसके जो मतलब कह सकते हैं कि उसके ये जो सुबाबुल पौधा, इसकी पत्तियां, इसका जो फल है वो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रित करने में सहायक साबित हो सकते हैं। तो ये बात पता की गई है। अब ये सुबाबुल को जो साइंटिफिकली बोला जाता है, साइंटिफिक नाम है ल्यूकेना ल्यूकोसिफेला कहा जाता है। ये जो है वो एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला फलीदार पौधा होता है। मूलतः ये मैक्सिको का ये पौधा है, मैक्सिको में पाया जाता है। मैक्सिको से ये इंडिया मतलब ओरिजिन जो इसकी है, इस पौधे की, वो मैक्सिको है, बाकी इंडिया में भी पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे ये काफी पाया जाता है। इसके अलावा इसको लोग मतलब कच्चा भी खाते हैं, इसके अलावा सलाद बना के खाते हैं, इसकी सब्जियां बना के खाते हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरा जो इस हफ्ते की काफी चर्चा में एक कह सकते हैं कि चर्चा में जो न्यूज रही है वो रही है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल, अब ये जो K4 मिसाइल है वो भारत की एक ऐसी मिसाइल है जो कि कहां से दागी जा सकती है, इसको दागा जा सकता है आपकी पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। पनडुब्बी समझते हैं? पनडुब्बी क्या है? एक ऐसे वॉरशिप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पानी के लड़ाकू वो जहाज होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जहाज होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं और पानी के अंदर रहते हैं और हमेशा ये जमीन पानी के अंदर डूब कर चलते हैं, लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। और इसी के अंदर K4 नाम की मिसाइल को रखा जा सकता है और ये K4 नाम की मिसाइल यहां से दागी जाएगी, ठीक है। K4 मिसाइल यहां से दागी जाएगी, पनडुब्बी से लॉन्च होगी और जाकर ये किसी सतह पर, किसी जमीन पर, किसी देश पर हमला बोल सकती है। तो इस हफ्ते भारत ने, DRDO ने K4 मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया और वो पूरी तरीके से सफल रहा। और K4 मिसाइल की विशेषता यह है कि यह पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है, पानी के अंदर से लॉन्च की जा सकती है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये पनडुब्बी से लॉन्च या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। अच्छा, ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक की क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये होती है कि जब इसको लॉन्च किया जाता है तो एक ऊंचाई पर यह पहुंचती है और हमेशा एक परवलयाकार रास्ता अपनाते हुए अपने टारगेट पर अटैक करती है, ठीक है। एक फिक्स रास्ता होता है, एक फिक्स परवलयाकार रास्ता अपनाते हुए ये टारगेट पर अटैक करती है और टारगेट को ध्वस्त कर देती है। तो इस तरीके की जो परवलयाकार रास्ता अपनाते हुए अटैक करने का काम करती हैं, ऐसी मिसाइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक क्रूज मिसाइल होती है जिसमें कोई फिक्स रास्ता नहीं होता, वो जरूरी नहीं कि परवलयाकार रास्ता अपनाए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरीके
तरीके के रास्ते को अपना सकती है, उसे क्रूज मिसाइल बोलते हैं। जबकि ये जो K4 मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है, ये K4 मिसाइल जो है वो परवलयाकार रास्ता अपनाती है, यानी कि यहां से पनडुब्बी से लॉन्च होगी और जाकर ऐसे परवलयाकार रास्ता अपनाते हुए टारगेट को अचीव करेगी, टारगेट को ध्वस्त करने का काम करेगी। इसकी खास बात यह भी है कि ये अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है, अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। तो पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है, 3500 किलोमीटर की रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है, अपने साथ परमाणु हथियारों को भी लॉन्च कर सकती है। इसे जो लॉन्च किया गया है, अभी जो परीक्षण किया गया है बंगाल की खाड़ी में, वो INS अरिघात से किया गया है। INS अरिघात क्या है? INS अरिघात एक ऐसी पनडुब्बी है जो कि उससे चलती है, वह खुद जो है वो परमाणु ऊर्जा से चलती है। देखो जो पनडुब्बियां होती हैं पानी के अंदर जो होती हैं पनडुब्बियां, ये दो तरीके के ईंधन से चलती हैं। एक पारंपरिक ईंधन से, यानी कि डीजल, पेट्रोल, ठीक है, इनसे चलती हैं, और दूसरी चलती है परमाणु ऊर्जा से। इनके अंदर परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं। किसके अंदर? INS अरिघात जैसी जो पनडुब्बियां होती हैं उनके अंदर बाकायदा एक छोटे से परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं, और उन परमाणु रिएक्टरों से जो ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा के दम से ये पनडुब्बियां चलती हैं। इससे फायदा क्या होता है? अगर पारंपरिक ईंधन से जो पनडुब्बियां चलती हैं उनको बार बार ईंधन जब उनका खत्म हो जाता है तो वो पानी से उनको ऊपर आना पड़ता है, तट पर आना पड़ता है, और फिर उसके बाद अपना पेट्रोल, डीजल, जो भी पारंपरिक ईंधन होते हैं उनको भरवाना पड़ता है, फिर वापस वो जाती हैं, चली जाती हैं, मतलब उसमें समुद्र में चली जाती हैं। लेकिन फिर उनको दूसरे 8-10 दिन के बाद फिर आना पड़ता है, जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है फिर वो भराती हैं, फिर जाती हैं। तो बार बार ऊपर नीचे आने की वजह से क्या होता है? काफी समय खराब होता है, और बहुत देर तक ये पानी में नहीं रह सकती हैं। बहुत देर तक अगर इनको लड़ाई में यूज किया जाए तो लड़ाई में यूज नहीं किया जा सकता, जो पारंपरिक ईंधन से चलती हैं। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बियां चलती हैं उनकी खास बात यह होती है, क्योंकि वो परमाणु ऊर्जा से चल रही है, और परमाणु ऊर्जा बहुत ही थोड़ी सी इसके अंदर ईंधन की जरूरत होती है, बहुत ही कम प्लूटोनियम और यूरेनियम की जरूरत होती है, और बहुत कम ईंधन का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा ये पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत दिनों तक, मतलब एक बार इनके अंदर ईंधन भर दिया जाए तो 6 से 7-8 महीने तक ये पानी के अंदर घूमती रहेंगी बिना फिर इनको ईंधन भरवाने के लिए बार बार जो है वो सतह पर या किनारों पर नहीं आना पड़ेगा। और फाइनली इससे फायदा क्या होता है कि बहुत दिनों तक ये वॉर में, लड़ाई में इनका उपयोग किया जा सकता है। ये पानी में पड़ी रहेंगी और लोगों को, दुश्मनों को पता भी नहीं चलने पाएगा, और बहुत दिनों तक ये अपनी उसके अंदर पड़े मतलब लोगों को लगेगा कि भाई कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब कि कोई यहां पे पनडुब्बी है ही नहीं, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा, और जब जरूरत पड़ेगी दुश्मन पर ये हमला बोल देंगी। तो क्योंकि इनको बार बार तटरेखा पर आकर अपने ईंधन को नहीं भरना पड़ता है, बहुत दिनों तक ये थोड़े से ईंधन से चल सकती है, क्योंकि परमाणु ईंधन जो यूज किया जाता है, नाभ की जो ऊर्जा यूज की जाती है बहुत कम अमाउंट में यूज होती है। तो इसलिए इसे बहुत बेहतर माना जाता है, किसको? जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां होती हैं। तो भारत के पास INS अरिहंत नाम की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है, और INS अरिघात नाम की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। INS अरिघात को इसी 2024 में भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो उस खास बात ये भी तो आपको पता चल गई कि ये जो हम लोगों ने K4 नाम की मिसाइल को टेस्ट किया है, ये INS अरिघात से किया है। INS अरिघात की खास बात यह है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है, जो कई महीनों तक समुद्र के अंदर रहकर रह सकती है और दुश्मनों पर हमला बोल सकती है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी बात आपको समझ में आई होगी। ये जानकारियां आपके काफी काम आएंगी। इस हफ्ते टॉप न्यूज में यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज थी। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हफ्ते हम लोग नई न्यूज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।